So hello friends, today in this video we are going to learn about tenses not used in passive voice. Okay, so we all know that there are 12 tenses and out of 12 tenses there are 4 tenses which are not changed to passive. Okay, which we don't change from active voice to passive voice. Okay, so what are those 4 tenses and why we don't change them to passive voice? Okay, this is what we are going to learn in this video. So I'm Rama and I welcome all of you to my Vagdevi classes. So let's begin. So these are the 4 tenses which we don't change from active voice to passive voice. Okay, tenses that are generally not changed to passive voice. The first one is present perfect continuous tense. Second one is past perfect continuous tense. Third one is future perfect continuous tense. And the fourth one is future continuous tense. Okay, तो present, past और future के perfect continuous tense और future continuous tense, ये 4 tense हैं जिन्हें हम active से passive voice में change नहीं करते और क्यों नहीं करते चलिए आगे समझते हैं. Tenses not normally used in the passive voice because they become unnatural or rarely needed. कैसे? See the points. First, structure does not allow a passive construction, right? Why? Because subject of the active voice become the object of the passive. Okay. Then grammatically, more than 2 non-finite verbs are not accepted in the sentences. Okay. Sentences में एक finite और एक non-finite verb तो होता है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो उसे ग्रामेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या? फाइनाइट वर्ब्स उनको कहते हैं जो अपने साथ सब्जेक्ट और टेंस को चेंज कर लेता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स उनको कहते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जिसकी कोई टेंस नहीं होती है. ओके, इसे हम आगे एग्जांपल्स में समझेंगे. बट बिफोर दैट, ये जो लिखा है ये बी के अलग अलग फॉर्म है. बी, इज, आई एम, आर, वॉज, वेयर, बीइंग एंड बीइंग, ये बी के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं. ओके, बी जो है वो बेस फॉर्म है, और इज, एम, आर क्या है? इज, एम, आर यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी है. वॉस और वेयर यहाँ पर क्या है? ये पास्ट फॉर्म ऑफ बी है. और बीइंग क्या है? ये बी, बी ई आई एन जी, बीइंग, ये बी का ही कंटिन्यूस फॉर्म है. और बीइंग क्या है? ये परफेक्ट फॉर्म है. ओके, चलिए अब प्रैक्टिकली हम एक्सरसाइजेस करके समझते हैं, सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके समझते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं. ओके, so let's see the first tense which is present perfect continuous tense. present perfect continuous tense का पहली बात तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो कुछ इस तरह से होता है. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन, मतलब हैज बीन या हैव बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये इस तरह से कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है. कौन सी टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर. ओके, सी द सब्जेक्ट, हैज बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग यहाँ मेन वर्ब है, एंड लेटर क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ओके, सो व्हाई इट इज नॉट नॉर्मली चेंज? इस सेंटेंस को हम नॉर्मली चेंज क्यों नहीं करते? सो लेट्स सी द पैसिव फॉर्म. अगर हम पैसिव में इसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो पैसिव में चेंज करने के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करके देखते हैं. लेट्स सी व्हाट कम्स. जैसे हम लिखेंगे, अगर इसे हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हर. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सब्जेक्ट को, जैसे कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमने प्रीवियस अपने वीडियो में पढ़ा है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं. तो सी जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके हर हो जाएगा. देन जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लेटर ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा. हैज बीन एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारा ये रूल है, जो मेथड है बीइंग, बी के अलग अलग फॉर्म यूज करने का, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस इसलिए हम यहाँ पे बीइंग यूज करेंगे. ओके, और जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे डूअर को बता रहे हैं इसलिए हम प्रीपोजिशन बाय भी यूज करेंगे. ओके, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हर. इस तरह से पैसिव में चेंज होगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि यहाँ पे बीन और बीइंग दोनों एक साथ कभी आपको ना सुनने, ना पढ़ने, ना देखने को मिला होगा. कहीं ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा कि ये दो शब्द एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं. क्यों? है जो है वो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन बीन एंड बीइंग ये दोनों क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. और थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि दो नॉन फाइनाइट वर्ब
या दो से ज्यादा नॉन फिनाइट वर्ब एक सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं होते हैं, वो ग्रामेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज ग्रामेटिकली पॉसिबल, लिखने को तो लिख सकते हैं बट रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। ओके, अगर बच्चे की परीक्षा में इस तरह से चेंज करके आएंगे तो उसे गलत ही माना जाएगा। ओके, चलिए अभी एक सेंटेंस और देखते हैं, कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जब सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं, राइट? सो लेट्स सी वन एग्जांपल। दे हैड बीन रिपेयरिंग द ब्रिज। दे हैड बीन रिपेयरिंग द ब्रिज। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेड और बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयरिंग मेन वर्ब और ब्रिज क्या हो गया? ब्रिज यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो पैसिव फॉर्म में चेंज करके देखते हैं इसे। जो भी हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम अगर चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? दे जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके लास्ट में देम हो जाएगा। ओके, दे हमेशा देम में चेंज होता है, राइट? एंड ब्रिज जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंटेंस के फ्रंट में लाके द ब्रिज कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, सॉरी सब्जेक्ट कर देंगे, राइट? दे जो है वो सब्जेक्ट पैसे में लास्ट में जाकर देम बन जाएगा और ब्रिज जो ऑब्जेक्ट है वो पैसे में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? देन हैड बीन एज इट इज रहेगा। फिर वही अकॉर्डिंग टू हमारे रूल हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बीन यूज करेंगे। एंड रिपेयरिंग जो है वो यहाँ पे रिपेयर्ड में चेंज हो जाएगी, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट? एंड प्रीपोजिशन बाय भी यूज होगा। तो द सेंटेंस ऐसे बन रहा, द ब्रिज हैड बीन रिपेयर्ड बाय देम। तो अगेन वही बात हो गई कि बीन और बीइंग एक साथ यूज नहीं होते हैं। सो व्हाई इट इज अवॉइडेड? द फ्रेज हैड बीन इज अननेचुरल। ये अननेचुरल लगता है पढ़ने में, बोलने में, लिखने में। दैट्स वाई ये बीन और बीइंग एक साथ यूज नहीं होता है। दैट्स वाई वी डोंट चेंज द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, राइट? So next tense is future perfect continuous tense. Okay, अब चलिए इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। पहली बात तो हर सेंटेंस की तरह इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब एक्टिव वॉइस में होता है तो स्ट्रक्चर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का जब सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल इज सी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। ओके, ये सेंटेंस है। शी इज द सब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब, इंग्लिश फॉर 5 years ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो पॉसिबल पैसिव क्या सा हो सकता है? वही हम इंटरचेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सी जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव में हर हो जाएगा जाकर लास्ट, नॉट लास्ट, ठीक है? और जो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, लेट्स सी द अदर चेंजेस। इंग्लिश विल हैव बीन थॉट बाय हर फॉर 5 years। ओके, तो वाई इट इज अवॉइडेड? बीन और बीइंग, वाई क्या हो गया यहाँ पे? बीन और बीइंग यहाँ पे क्या हो गया? नॉन फिनाइट वर्ब्स हो गए। और वही हम कह रहे हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब्स एक साथ यूज नहीं होते हैं, दैट्स वाई हम इसे लिखना अवॉइड करेंगे। ओके, व्हाई इट इज अवॉइडेड? द सीक्वेंस विल हैव बीन इज एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड अननेचुरल। ये ऐसा लिखना बहुत एक तो लंबा लगता है, दूसरा अननेचुरल भी लगता है, इसलिए इस तरह से कहीं लिखा पढ़ा या कहा नहीं जाता है। ओके, so this is the last tense which is no change from active voice to passive voice. Okay, this is future continuous tense. Future continuous tense हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। तो सबसे पहले हर सेंटेंस की तरह, हर टेंस की तरह इस टेंस के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस का कैसा होता है जब एक्टिव वॉइस में होता है? तब सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। कौन से टेंस का? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। दे विल बी पेंटिंग द हाउस। ओके, दे विल बी पेंटिंग द हाउस, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है,
विल बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पेंटिंग यहाँ मेन वर्ब है, हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो पॉसिबल पैसेज क्या हो सकता है? हर सेंटेंस की तरह हम वही सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे। दे जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देम हो जाएगा पैसिव वॉइस में, और जो हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, सो द हाउस विल बी बीइंग पेंटेड बाय देम। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ अटपटा क्या लग रहा है? जी हाँ, बी और बीइंग दो नॉन फेनाइट वर्ब्स एक साथ यूज नहीं होते हैं। ओके, तो ये बोलने सुनने और पढ़ने में भी बड़ा अटपटा लग रहा है। सो ऑल दो ग्रामेटिकली करेक्ट, विल बी एंड बीइंग साउंड्स अनकॉमन। ओके, दैट्स व्हाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इस सेंटेंस को भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, नहीं करते वैसे। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीइंग, यहाँ अगर हम कोई दूसरा शब्द यूज करें तब भी सेंटेंस का सेंस वही मिलेगा, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्या हो सकता है वो? जी हाँ, बीइंग को हटाकर अगर हम गेटिंग यूज कर दें, द हाउस विल बी गेटिंग पेंटेड बाय देम, तब ये सेंटेंस सही होगा और सेंटेंस का जो पैसिव में सेंस मिलना वो तो मिलेगा ही मिलेगा और सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीइंग अगर हम यहाँ पे गेटिंग लिख देते हैं, द हाउस विल बी गेटिंग पेंटेड बाय देम, तो ये सही है, राइट। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।